हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग, यह जो टॉपिक है 2.4, यह मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसी का यह 2.4 है। इससे पहले हम चैनल पर 3 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं और वीडियो अपलोड हो चुका है। उन वीडियोज़ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि वहां से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यदि इस वीडियो को देखिएगा तो चैप्टर को आप क्रम से एकदम लाइन से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन और विथ एक्सप्लेनेशन, बहुत डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो क्लास में भी इस चैप्टर को स्टडी नहीं किए होंगे, छूट गया होगा उनका भी इस वीडियो को देखने से बहुत फ़ायदा होगा। मतलब एकदम क्लियरली आप समझ सकते हैं डिटेल्ड में, ये नहीं कि छोड़कर या थोड़ा मोड़ा समराइज करके, ये सब तरीका नहीं, एकदम डिटेल्ड आइडिया से, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन राइज होता है बोर्ड में और कहाँ से आएगा, पूछा जाता है या पूछा गया है, तो संभावना कहाँ से है, तो ये सब चीज़ें भी आप जानिएगा इसमें अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं विथ डिटेल्ड एनालिसिस और लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग, यानी कि ये जो कैटल प्लेग है यानी पशुओं में होने वाला जो प्लेग रोग है, जो क्षय रोग है, जिसको हैजा आप कह सकते हैं, इस रोग का नाम क्या है? रिंडर पेस्ट। अब इस रोग को क्यों यहाँ पढ़ा रहा है, इसका क्या रीजन है, ये कहाँ पर रोग हुआ, आइए इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अफ्रीका इन 1890s ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडर पेस्ट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लिवलीहुड्स एंड द लोकल इकोनॉमी। देखिए अफ्रीका की ये बात है 1890 की। बहुत ही तेज़ी से यह जो कैटल प्लेग था यानी जो पशुओं में होने वाला ये जो रोग था रिंडर पेस्ट, यह रोग फैलना शुरू किया और बहुत ही भयानक इसका प्रभाव पड़ा, बहुत भयानक प्रभाव पड़ा लोगों के आजीविका पर। यानी लोगों का जो आजीविका था, जो मतलब भोजन जुटाने का साधन था, खाने पीने का, उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और वहाँ की आर्थिक स्थिति पर भी अफ्रीका की बहुत ही बुरा इसकी माने बुरी असर हुई एकदम। अब देखिए, दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट ऑन कोलोनाइज्ड सोसाइटीज। यानी जिस समय कोलोनाइज्ड सोसाइटी था, यानी जिस समय की उपनिवेशवाद चल रहा था, सभी देश एक दूसरे को गुलाम बना रहे थे, उस टाइम में यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट जो है, यानी यूरोप के जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, ये सारे जो कंट्रीज थे, दूसरे कंट्रीज़ को गुलाम बना रहे थे, अपना पूरा इम्पेरियल इम्पैक्ट फैलाए थे चारों तरफ, यानी अपना साम्राज्य को फैलाए हुए थे। कैसे फैला उसका एक अच्छा उदाहरण या अच्छा कारण यह रोग भी है। कोलोनाइज्ड सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश किया उसका, यानी हर जगह अपने बहादुरी और सेना के बल पर ही नहीं ये जो है इम्पैक्ट फैलाए थे, कुछ ऐसा रीजन भी हो जाता था। उन्हीं में से एक यह रीजन रिंडर पेस्ट या कैटल प्लेग है। इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कन्क्वेस्ट इवन अ डिजीज अफेक्टिंग कैटल रिसेप्ट द लाइफ्स एंड फॉर्चून ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कह रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि उस एरा में, उस युग में जो जीत था, जो विजय था, वह किस प्रकार, यहाँ तक कि एक रोग भी जीत को इफेक्टेड कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। यानी एक रोग भी जीत का कारण बन जा रहा था। किस प्रकार से ये जो पशुओं में जो रोग हुआ कैटल प्लेग, ये रोग भी एक होने वाले हजारों लोगों के जीवन को और उनके नसीब को, किस्मत को यह रोग बदल दे रहा था। रोग से लोगों का जीवन जीने का तरीका और किस्मत दोनों बदल जा रहा था। अब यहाँ पर पूरे दुनिया पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, इन रोगों के साथ जो रिलेशन था इसका इफेक्ट पड़ रहा था, या एक दुनिया किसी क्षेत्र में
लोगों का जीवन इफेक्टेड हुआ तो उससे पूरे दुनिया पर भी असर होता था इकोनॉमी चेंज होने से। देखिए यहाँ पर अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है इसका केस। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड ए एबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली ए स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका की स्थिति क्या थी, बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ पर ज़मीन था, और उसके बजाय ज़मीन के माने यदि तुलना में देखें तो बहुत ही ए स्मॉल पॉपुलेशन वहाँ रहती थी, बहुत कम आबादी रहती थी लोगों की। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लिवलीहुड्स एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर ए वेज। अब देखिए उस समय ये था, सदियों तक ये स्थिति था कि लोगों को जीवन जीने के लिए शायद ही कोई काम करने की आवश्यकता थी वेजेज पर, यानी कि मजदूरी पाने के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, क्योंकि वहाँ पर इतना ना ज़मीन था लोगों के पास कि वही उनके जीविकोपार्जन का साधन था, उसी से बहुत इनकम हो जाता था खाने पीने भर। और वहाँ के लोग लग्जरियस लाइफ जीते भी नहीं थे, उस समय लग्जरी था भी नहीं कुछ। खाना है, कपड़ा पहनना है, कपड़ा लोग बना लेते थे खुद ही, कपास का उत्पादन भी होता था, और भोजन जो है पशुओं से या खेतों से मिल जाता था। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वेयर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाई। यानी अफ्रीका में 19वीं शताब्दी के समय में, यानी 19th सेंचुरी के अंत तक भी 1800, यानी आप कह सकते हैं कि 90 से लेकर 1900 तक की बात है, उस समय तक भी वहाँ उतना ये नहीं था कि शायद डेवलपमेंट नहीं था कि कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदना हो और उसके लिए वेजेस की आवश्यकता हो, यानी मजदूरी करने की आवश्यकता हो। ऐसा कोई शौक़ वाला या ज़्यादा हाईली लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड का कोई चीज़ था ही नहीं, और उसकी आवश्यकता भी लोगों को नहीं थी। इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक एंड देयर वेयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर वेजेस। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि यदि आप भी उस समय अफ्रीका में होते, वहाँ का जीवन शैली अपनाते, और वहाँ ज़्यादा मात्रा में आपके पास ज़मीन होता, तो आपको भी बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती, या नहीं भी आवश्यकता पड़ती कि आप काम करें मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए काम करने की आवश्यकता है आपको ही महसूस नहीं होती। क्यों होगी? क्योंकि उस तरह का कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। भोजन और कपड़े की आवश्यकता है, उसके लिए प्रचुर मात्रा में, यानी वहाँ पर ज़मीन था, पशु थे, यानी जीवन जीने का साधन था। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियंस वेयर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पे एक बात कर रहा है कि लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि 1850 के बाद के वर्षों में, जो यूरोपवासी थे वो बड़ा आकर्षित हुए अफ्रीका के तरफ। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका मिनरल रिसोर्स था, अफ्रीका के पास बहुत ज़्यादा मिनरल था और बहुत ज़्यादा ज़मीन भी था। यह देखकर यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। देखिए यूरोपवासी जो थे अफ्रीका में इसलिए आए, यह बात आशा करते हुए कि यहाँ पर हम लोग प्लांटेशन इस्टेब्लिश करेंगे, यानी यहाँ पर बागवानी शुरू करेंगे। मुख्य रूप से बागवानी क्या चीज़ें करते थे? गेहूं का और कपास का खेती करवाते थे, और खूब रुई ले जाते थे वहाँ के कॉटन मिल्स जो था, ऊपर हमने बता दिया है वीडियो में, और ताकि उनके कपड़ा मिल को अनाधुन कपास मिलता रहे। और माइंस इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है कोयला भी या अन्य वस्तु, यदि सोना चांदी जो भी मिल जाए उनको, क्योंकि ये सब भी चीज़ें थी नहीं यूरोप में, तो दूसरे जगह तलाश करते थे। मुख्य रूप से लोहा और कोयला, उसमें ज़्यादा खनिज ये सब मिल रहा था। तो इन चीज़ों की तलाश में, खनिजों की तलाश में और वहाँ प्लांटेशन कराने के तलाश में यूरोप के लोग गए अफ्रीका में, इसलिए ताकि ये सब जुटाकर हम एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, यूरोप में भेजेंगे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लेकिन एक ऐसा समस्या का सामना करना पड़ा यूरोप के लोगों को अफ्रीका में जाकर, जो कि सोचे भी नहीं थे,
जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम था। बात क्या था कि अफ्रीका में लेबर का बहुत कमी था, यानी कोई भी इच्छुक नहीं था मजदूरी के लिए काम करने को। क्योंकि क्यों नहीं था, ऊपर आपने पढ़ा ही, कोई काम करना ही नहीं चाहता था। अब देखिए, एम्प्लॉयर्स यूज्ड मेनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। जो रिक्रूटर होते थे, यानी कि जो बहाली करने वाले जो होते थे, एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले, वे लोग विभिन्न प्रकार के तरीका अपनाते थे कि किस प्रकार से हम लोग काम करने के लोगों को मजबूर कर दें। बताइए, आज लोग काम खोजते चल रहे हैं और उस समय वो काम देने के लिए बरियारी करना पड़ता था कि किसी प्रकार इससे काम कराएं। हेवी टैक्सेस वे आर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कब्जा किया यूरोप वासियों ने, वहाँ के लोगों को अपने अंडर में करके, और ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया वहाँ के ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन पर कब्जा किया वो सब हथियार के बल पर। और इतना ना टैक्स लगा दिया उन लोगों के ऊपर कि उस टैक्स को देने के लिए मजबूरन उनको काम ही करना था मजदूरी के लिए, तभी पैसा जुटता। और काम प्लांटेशन में और माइंस में ही करना पड़ता, क्योंकि दूसरा तो काम था नहीं वहाँ पर, यही अपना काम इस्टेब्लिश किए थे और इन्हीं के काम को करके और इन्हीं को टैक्स देना पड़ता, और टैक्स देने के लिए ये काम करना ही पड़ता मजबूरन। अब बताइए, अपनी आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन टैक्स देने के लिए मजदूरी करना है। इस प्रकार का देखिए यूरोपवासी बाध्य करते थे लोगों को। इनहेरिटेंस लॉ वेयर चेंज सो दैट, देखिए इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है, उत्तराधिकार का नियम, कि मतलब किसी का संपत्ति है तो उसका मालिक आगे कौन होगा, या किसी संपत्ति पर किसका अधिकार रहेगा। तो यह जो नियम कानून था अफ्रीका में, तो पहले से ही था, हर देश में रहता है, तो इसको चेंज कर दिया उन लोगों ने, बदल दिया उस नियम को। बदल के क्या किया, इसलिए बदला ताकि जो है पीजेंट्स वेयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, ताकि जो किसान हैं उनको उनके ज़मीनों से हटाया जा सके, उनका मालिकाना हक छीना जा सके। अब देखिए इसमें किया क्या इन लोगों ने बदलाव, ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही अलाउ था कि उसी के नाम से ज़मीन रहेगा, या उसको ही अपने खर्चा भर ज़मीन रहेगा, खर्च चलाने पर बस। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वेयर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। अब इसका परिणाम ये हुआ, दुष्परिणाम कहिए, खराब परिणाम, कि परिवार के जो दूसरे सदस्य थे अब उनको धकेला गए वो मार्केट में, क्या करने के लिए, लेबर वाले काम करने के लिए। अब एक ही आदमी के खाने भर, एक ही आदमी के नाम पर ज़मीन है, तो बाकी आदमी को तो क्या है, भोजन के लिए और जुटाना पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए लेबर वाला काम करना पड़ेगा। माइंस वर्कर्स वे आर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। जो माइंस वर्कर थे, जो खान में काम करने वाले जो लेबर थे, कोयला के खदान या लोहा खदान, जिस चीज़ का भी होगा, कोयला का ही ज़्यादा था, तो इन वर्कर्स को कैसे रखा जाता था, तो एक घेराबंद जगह पर, और उनको स्वतंत्र रूप से कहीं घूमने का अधिकार नहीं दिया गया था, एक तरह से कैदी की तरह। देन केम रिंडर पेस्ट, ए डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। अब तो ये मुसीबत तो थी ही इन लोगों के ऊपर, अब दूसरी मुसीबत आ गई बहुत ही बड़ी, रिंडर पेस्ट, यानी एक ऐसा विनाशकारी कैटल डिजीज, पशुओं का ये बीमारी। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s, यानी 1880 के अंत में यह बीमारी अफ्रीका में आया। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। देखिए यहाँ पर कैसे आया, तो वास्तव में अफ्रीका से थी, अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश एशिया से, यानी कि एशिया महादेश में उन क्षेत्रों से जहाँ की ब्रिटेन का कब्जा था, वही हुआ ब्रिटिश एशिया। एशिया के उन क्षेत्रों से जहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटेन ही गया था ये अफ्रीका में, तो अपना जहाँ शासन था वहाँ से मंगाया। क्या मंगाया, तो पशुओं को मंगाया, पशु मंगाया। पशु किस लिए, तो इटालियन सोल्जर्स को खिलाने के लिए।
और वो इटालियन सोल्जर जो कि एरिट्रिया में ईस्ट अफ्रीका में आक्रमण करने वाले थे। तो ईस्ट अफ्रीका में जो आक्रमण करने वाले थे उन सैनिकों को खिलाने के लिए ये पशु मंगाए गए। तो देखिए यहाँ जो फीड वर्ड दिया है, फीड माने खिलाना जरूर होता है, लेकिन यहाँ फीड का अर्थ सिर्फ खिलाना ही नहीं लगा सकते हैं, यानी उनको देने के लिए ये भी अर्थ हो सकता है, क्योंकि आगे जो चीज़ मिलेगा वो खाने वाली बात नहीं मिलेगी। घोड़ा मिलेगा कि घोड़ा ले गया यहाँ से और उन घोड़ों को ये रिंडरपेस्ट रोग जो है पकड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट रिंडरपेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892। अब देखिए यह जो रोग था अफ्रीका के पूर्वी भाग में सबसे पहले प्रवेश किया, उधर ही पशु इधर से गए, जो भी पशु गए हो, अभी तो ये ओपन नहीं किया है। अब कुछ सोर्सेज में लिखा हुआ है कि घोड़े गए थे। अब 1892 में अटलांटिक अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट में पहुंचा और यह सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका में गया रोग। अब पूर्वी अफ्रीका से फैलते हुए रिंडरपेस्ट नाम का डिजीज जो है आग की तरह फैला बहुत तेज़ी से और फिर अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गया 1892 में। इट रीच द केप, यह केप तक पहुंच गया, साउदर्न मोस्ट टिप 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद अफ्रीका का जो केप वाला पार्ट है, अफ्रीका का भी इंडिया टाइप का ही देखिएगा ना कि इधर से ऐसे होकर के और यहाँ से ऐसे केप टाइप का ये है। ठीक है, तो ये जो केप है एक इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र। केप का मतलब होता है ऐसा जो जगह होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। इसको बोलते हैं क्या, इस केप का नाम क्या है, तो केप ऑफ गुड होप नाम है। इसी के रास्ते जो है ये वास्को डी गामा ऐसे पार करके जो है यूरोप इधर है, ऐसे पार करके और ये इंडिया इधर पहुंचा था। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप नाम है इसका। 5 सालों के बाद उधर दक्षिणी भाग में भी पहुंच गया। Along the way, रिंडरपेस्ट killed 90% ऑफ द कैटल। अब उधर से फैलते फैलते रास्ते में जिधर से भी फैलते हुए गया 90% जानवरों को मार दिया इसने, इस रोग ने ख़त्म कर दिया वहाँ के पूरा जानवर का आबादी को। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड्स। अब ये जानवर को मरने से हुआ क्या, तो अफ्रीकन लिवलीहुड जो था, अफ्रीका का जो भोजन पानी था, जो जीविकोपार्जन था, उसको नष्ट कर दिया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज्ड what scarce cattle resources remained to strengthen their power and to force Africans into labor market। वास्तव में बात यह था कि पशु पर ये डिपेंड थे, पशुओं से ही जो दूध मिलता था, जो मांस मिलता था, वो खा करके वो जीवित रहते थे, भोजन का वो मुख्य स्रोत थे पशु, और वो मर ही गए। तो उनके मरने से क्या हो गया, ये सफलतापूर्वक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी ये जो यूरोप की सरकार थी अफ्रीका में, उसने अपना इन लोगों को मोनोपोलाइज किया, यानी जो इनका मोनोपोली था, मन की जो इच्छा थी यूरोपियन की, उस इच्छा के अनुसार उनको कमी तो हो ही गया, उनको उस कमी को भंजा करके और मजबूर कर दिया उनको। ये पावरफुल हो गए क्योंकि वो मजबूरी में फंस गए और जबरन अफ्रीकन लोगों को लेबर मार्केट में जो है धकेलने का मौका इनको मिल गया। अब काम करना ही है, नहीं तो भोजन उनके पास है ही नहीं, और ये भोजन देंगे तो बोलेंगे काम करो। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कोलोनाइजर टू कन्क्वेयर एंड सबड्यू अफ्रीका। तो इस प्रकार से यानी अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल करने में बड़ा मदद किया यह जो रिंडरपेस्ट डिजीज था, क्योंकि वहाँ रिसोर्स की कमी हो गई थी और पशु थे नहीं। अब तो यूरोपियन जो कोलोनाइजर थे, जो यूरोपियन कब्जा करने वाले लोग थे, उनके जीत का मार्ग जो है प्रशस्त किया, जीत स्थापित करने में बड़ा हेल्प किया जो है यह रिंडरपेस्ट डिजीज, अफ्रीका के ऊपर यूरोपियन का जीत। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए ठीक इसी प्रकार की कहानियाँ जो है, इससे ये जैसी कहानी है रोग के माध्यम से जीत प्राप्त करना, इस प्रकार की कहानियाँ वेस्टर्न कन्क्वेस्ट की, यानी पश्चिमी देशों के, यानी यूरोपियन देशों के
जीत से संबंधित कहानियाँ दुनिया के दूसरे भागों में भी घटी रोग के माध्यम से ही, और वैसी भी कहानियाँ कही जा सकती है जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान में दुनिया के दूसरे भागों में हुई। ठीक इसी प्रकार की रोग वाली कहानी, और उस रोग के चलते ये लोग स्थापित किए, वहाँ पर विजय स्थापित किए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है 2.4 में, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से किस प्रकार से जो इंडेंचर्ड लेबर हैं, यानी जो बंधुआ मजदूर हैं, जिनको मजदूरी बहुत कम देना है या नहीं देना है और हमेशा काम करवाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जितना मन उतना दिन तक भाई केवल काम कीजिए, आपको भोजन भर मिलेगा। तो भारत से जो मजदूर थे कैसे माइग्रेट किए, कहाँ गए, ये सब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड, यानी भारत से जो बंधुआ मजदूर माइग्रेट करके और गए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, तो इससे भी यह भी जो कहानी है टू साइडेड नेचर बताता है, यानी कि दोहरा जो चरित्र है 19वीं शताब्दी की विश्व की, उसको यह दर्शाता है। इट वॉज वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट माइजरी, यानी ये दोहरा चरित्र कौन सा है, तो एक तरफ तो उस जमाने में बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा था, तो दूसरी तरफ बहुत दुर्भिक्ष भी हो रहा था, यानी बहुत गरीबी भी फैल रही थी। देखिए आर्थिक विकास किधर हो रहा था, यूरोप के उन देशों में जो देश दूसरे देश को कॉलोनाइज कर रहे थे, दूसरे को कॉलोनाइज करके गुलाम बनाकर वहाँ जो है, वहाँ से कोयला, वहाँ से लोहा, वहाँ से कपास ले जाकर और अपना फैक्ट्री चलाना, कपड़ा खूब प्रोडक्शन करके बेचना। तो ये सब में इंग्लैंड तो सबसे आगे था, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, ये सब देश जो यूरोपियन थे आगे थे। तो यूरोप में तो क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पैसा हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। लेकिन वे देश जो गुलाम बनाए जा रहे थे, उधर माइजरी हो रहा था, उधर गरीबी हो रहा था, भुखमरी हो रहा था। किस प्रकार गुलाम बना लेते थे तो लोगों की स्थिति क्या होती थी, ये तो हम भारतीय लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम लोग तो खुद ही उन लोगों के दुष्चक्र में जो है लंबे समय तक फंसे रहे हैं। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, एक तरफ क्या होता था, एक लोगों को बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ती थी यूरोप के लोगों को, तो दूसरे तरफ लोगों को गरीबी होती थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोर्सियन इन अदर्स। अब देखिए एक तरफ क्या होता था, जहाँ पर तकनीकी एडवांसमेंट बढ़ता था, बहुत मशीन नए नए लगाते थे, तो दूसरे तरफ क्या होता था, दूसरे तरफ बहुत पिछड़ेपन आता था और भी पिछड़ जाते थे लोग। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस एंड रोड एंड रेलवे रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग भारतीय जो थे या चाइनीज जो थे, इन दोनों देशों से, चीन और इंडिया से लेबर गए काम करने के लिए प्लांटेशन में, माइंस में यानी खदानों में, और रोड बन रहा था वहाँ पर, या रेलवे जहाँ बन रहा था वहाँ पर, पूरे दुनिया में गए। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबरर्स वेयर हायर्ड अंडर contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation। देखिए भारत से जो लेबरर्स गए, इंडेंचर्ड लेबरर, उनको हायर किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, ठेका पर, और वादा किया जाता था उनसे कि वापस आपको भारत जो है पहुंचा दिया जाएगा, 5 साल आपको काम करना है, यानी जो एम्प्लॉयर है उसके प्लांटेशन में, और उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ, देखिए अधिकांश जो है इंडेंचर्ड लेबरर भारत के किन भागों से जाते थे, तो आज जो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया का जो भाग है, बीच माने मध्य भारत का, ये सब ड्राई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का भी कुछ ऐसा ज़िला था कि जहाँ सूखा पड़ा रहता था, बारिश नहीं होती थी,
तो इन क्षेत्रों से जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के सूखे डिस्ट्रिक्ट से लेबरर्स जो है माइग्रेट करके जाते थे। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस। अब देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी करीब 1850 के समय में ये जो क्षेत्र थे बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बदलाव नोटिस किया। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। जो कॉटेज इंडस्ट्री थे यानी कुटीर उद्योग, छोटा मोटा धंधा, जैसे कि कुम्हार लोग बर्तन बनाते थे मिट्टी का, या लोहार लोग जो है लोहे के औजार बनाते थे, हंसुआ, खुरपी, कुदाल, ये सब किसानों के लिए, या जो है इस तरह के कलाकार यही हाथ से जो है जुलाहा, धुनिया, कपड़ा बनाते थे, चादर वगैरह। तो ये सब जो कुटीर उद्योग था क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये ब्रिटिशर्स के चलते, क्योंकि ये सब पर बहुत टैक्स लगा दिए थे और अपना जो है बना बनाया चीज़ ला के बेचते थे सस्ता से, क्योंकि उनका मशीन में बना रहता था, तो इसलिए ये सब चीज़ बंद हो गया था। और डर के मारे कोई करता भी नहीं था कि भाई इतना टैक्स ले लेगा कि उतना बेचने पर पैसा ही नहीं मिलेगा, ज़्यादा भाव बढ़ा के बेचेगा, फायदा के फेरा में तो कोई लेगा ही नहीं, तो छोड़ ही देते थे धंधा ये लोग। लैंड रेंट्स रोज, ज़मीन पर टैक्स भी देखिए बढ़ गया था, जो खेती करते थे उनके ज़मीन पर। लैंड्स वेयर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। बहुत सारे वैसे ज़मीन जहाँ की ज़मीन के अंदर कोयला है, ज़मीन के अंदर जो है लोहा है, लेकिन लोग उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, ऊपर खेत बनाए हैं, या जंगल है तो उसको साफ करवाया गया, जंगल फंगल पेड़ काट के, और वहाँ जो है खुदाई करने के लिए इन चीज़ों का लैंड क्लियर किया गया। ऑल दिस इफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ द पुअर। इन सभी चीज़ों से गरीबों के जीवन पर बड़ा असर पड़ा। दे फेल टू पे देयर रेंट्स, बिकेम डीपली इंडेप्टेड। मान लीजिए जिसका खेत वहाँ होगा और वहाँ खुदाई होने लगा, घेराबंदी हो गया सरकार के द्वारा, तो उसका तो गया ज़मीनों गया, और ऊपर से कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आज की तो सरकार नहीं है कि रेलवे लाइन में लग लिया ज़मीन तो पैसा दे रहा है मुआवजा, वो सब चीज़ नहीं था उधर। वो तो जबरन गुलाम बनाया है, पैसा मांगिएगा और मारपीट करने लगेगा। तो ये ऊपर से ज़मीन पर जो है टैक्स भी बढ़ गया था जिनका ज़मीन था, और बहुत ज़्यादा कर्ज में हो गए ये सब लोग। वेर फर्स्ट टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। अब कर्ज में जब हो जाएंगे तो मजबूरन किसी तरह का भी काम मिलेगा जाने पर मजबूर हो गए। अब इनके ऊपर दबाव पड़ गया कि वो काम करने के लिए दूर भी निकले, इसलिए इन क्षेत्रों से लोग जो है माइग्रेट किए। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वेयर द कैरेबियन आइलैंड्स। देखिए मुख्य जो है प्लेस कहाँ था, किधर जो है भारत के लेबर ज़्यादा माइग्रेट करके जाते थे, तो कैरेबियन आइलैंड्स में जाते थे। खास करके उधर जो देश है त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी इत्यादि देश है, इन देशों में भारत के लोग गए। क्लोजर होम, तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलाया। अब देखिए ये जो तमिलनाडु के जो माइग्रेंट्स थे, यहाँ से जो जाने वाले लेबरर्स थे, क्योंकि तमिलनाडु से उधर नज़दीक हैं सिलोन और मलाया, इन देशों में गए। इंडेंचर्ड वर्कर्स वेयर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। अब ये माइग्रेट करने वाले जो बंधुआ मजदूर थे, इनको असम के चाय बागानों में भी ले जाया गया, मतलब चाय का खेती करने के लिए। रिक्रूटमेंट वाज डन बाई एजेंट्स इंगेज्ड बाई एम्प्लॉयर्स एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। देखिए कैसे लेबरर्स को ले जाते थे, जो बहाली इनका होता था लेबर का, जो रिक्रूटर होते थे, एम्प्लॉयर होते थे, वे एजेंट लगाए रहते थे कि तुम लेबर लाओ, तुमको हम थोड़ा कमीशन देंगे। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। बहुत सारे जो माइग्रेंट होते थे, जो माइग्रेट करके जाने वाले लेबर होते थे, इस बात पर एग्री हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में आशा होती थी कि उधर जाएंगे तो गरीबी से बच जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे। यहाँ पे तो दबाव है, यानी ज़्यादा टैक्स लेना, मारपीट करना, तो इससे बचाव हो जाएगा, दूर भागेंगे यहाँ से तो, और गरीबी भी दूर हो जाएगी, पैसा कमाएंगे तो, यानी मेरा गांव में जो कष्ट है वह कष्ट दूर हो जाएगा। एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स
by providing false information about final destination, modes of travel, the nature of the work and living and working condition। अब एजेंट का शब्द का अर्थ ही होता है दलाल। आज जो गलत काम करता है, झूठ साज बोलता है, उसको कहा जाता है दलाल है। तो दलाल क्या करेगा? दलाल बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर लोगों को टेम्पटेड करने का, नहीं फुसलाने का प्रयास करते थे। और वे कहते थे, गलत इन्फॉर्मेशन देते थे उस फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में कि जहाँ अंत में जाके काम करना है। ख़राब जगह है तो बढ़िया कहते थे। और क्या करते थे कि ट्रैवल किस प्रकार से यात्रा करना है। यात्रा यदि कष्टमय है, पानी वाले जहाज़ में 100 आदमी को लाद के ले जाएगा, ना बैठने का ना सूतने का जगह, और वैसे ही 3 महीना 6 महीना लग जाएगा जाने में। तो कहता था कि हवाई जहाज़ से तुरंत आराम से ले जाकर पहुंचा देगा। इस तरह का झूठ बोलना। नेचर ऑफ द वर्क, काम मान लीजिए कठोर काम है, 12 घंटा 14 घंटा लगातार कोयला तोड़ना है या जो है भारी सामान ढोना है, तो कहता था कि हल्का फुल्का काम है, 4 घंटा काम करना है। तो इस तरह का झूठ बोलना काम के नेचर के बारे में। या लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में झूठ बोलना कि आराम है रहने का खूब एकदम, जबकि रहने में कष्ट है, ज़मीन पर बिछा कर सोना है तो कहता होगा कि घर मिलेगा, बिछावन मिलेगा। इसी प्रकार जो है वर्किंग कंडीशन के बारे में, काम कठोर है तो कहेगा कि हल्का है। ऐसे ऐसे झूठ बोल करके जो है फुसला कर ले जाता था एजेंट सब, क्योंकि उसको तो बस क्या है, दे देगा ले जाके एम्प्लॉयर को कि हाथ में हाथ मिला दिए, कमीशन दीजिए, बस साइड धर लिया। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage। प्रायः माइग्रेंट को, जाने वाले को ये नहीं बताया जाता था कि उन्हें एक लंबी समुद्री यात्रा पर जो है निकलना है। समुद्री यात्रा में बहुत आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, बहुत सारा रोग पकड़ लेता था, क्योंकि समुद्र की क्लाइमेट और वेदर अलग है। पशु तक जो है रोगी हो जाते थे, और आदमी की तो बात ही अलग है। किस प्रकार जो है, ऊपर पॉइंट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आपने पढ़ा होगा, पढ़िएगा, वीडियो लिंक में नीचे देंगे ना डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा कि पशु आते थे जो है अमेरिका से जाते थे जब, या अफ्रीका से जाते थे यूरोप, तो वो पशु किस प्रकार से रोगी होकर दुबला पतला हो जाते थे और मांस उनका घट जाता था। बाद में जो है पशुओं को काट कर ही जो है और लाया जाने लगा यूरोप। तो आदमी के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता था। कभी कभी एजेंट्स फोर्सिबली यानी जबरन एबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, यानी लेस विलिंग माइग्रेंट्स है ऐसा जाने वाला लेबर है जिसका ज़्यादा इच्छा नहीं है, खाली ऐसे ही मान लीजिए पूछा या थोड़ा होप कर रहा है कि हाँ हम भी चलेंगे, चलते, तो हल्का इच्छा है तो जबरन उसको पकड़ करके कि नहीं नहीं चलो चलो ले चलते हैं, जबरन उसको ले जाते थे लोग। 19th century indenture has been described as a new system of slavery। देखिए स्लेवरी जो सिस्टम है, जो गुलामी वाला धंधा था, गुलामी वाला कहाँ मामला था, ज़्यादा अफ्रीका के लोगों को पकड़ करके गुलाम बना के बेचता था सही सब, यूरोप वाला सब। तो यह एक तरह से, वो तो बहुत पहले की बात है, 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, लेकिन 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में जब यह स्लेवरी सिस्टम बंद हो गया था, गुलामी सिस्टम, लेकिन फिर भी इस इंडेंचर लेबर वाले सिस्टम को यह न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया कि गुलामी का एक नया सिस्टम है। यह वास्तव में उसी टाइप का यह चीज़ था। ऑन अराइवल एट प्लांटेशंस लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। देखिए इधर से तो झूठ साथ फुसला कैसे ले गया है ये तो आपने ऊपर सुना, लेकिन जब वहाँ पर जाते थे लेबरर्स, जहाँ की काम करना था, तो प्लांटेशन में जाने के बाद वो पाते थे कि यहाँ तो कंडीशन डिफरेंट है, उल्टा है। हमने क्या इमेजिन किया था, आशा किया था कैसा था, और यहाँ कैसा है। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वेयर हर्ष, रहने का और काम करने का जो कंडीशन था, जो स्थिति था, बहुत कठोर था। देयर वेयर फ्यू लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार भी इनको बहुत कम होता था कि यदि इन पर मान लीजिए कोई जुर्म भी हो रहा है तो ये केस भी नहीं लड़ सकते, किसी शिकायत भी नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग, लेकिन ये वर्करों ने, ये काम करने वाले लोगों ने
अपना अलग ही तरीका खोज लिया वहाँ जीवित रहने का, वैसी स्थिति में भी जीने का। क्या तरीका खोजा? मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इन टू द वाइल्ड्स दो इफ कॉट दे फेस्ड सीवर पनिशमेंट। बहुत सारे इनमें से लोग बच करके जो है जंगलों में भाग गए। यदि पकड़े गए तो उन्हें बड़ा सज़ा दिया गया, दंड दिया गया। क्यों जो है ऊपर पड़े कि जो है प्लांटेशन के वर्कर को या खान वाले वर्कर को अफ्रीका में यानी घिरा हुआ कंपाउंड के अंदर ही रखा जाता था, फ्री नहीं घूमने दिया जाता था। क्योंकि वो तो जान रहा है कि इसको जो है इतना आराम तो दिए नहीं है, आप पैसा खूब दे नहीं रहे हैं, जबरन मारपीट के काम करवा रहे हैं, तो जहाँ घूमने को दिए कि बस जाएगा तो वापस नहीं आएगा, भाग जाएगा। यही कारण था। भागते हुए पकड़े गए तो उनको दंड दिया जाता था। ये चीज़ तो नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़िएगा कि किस प्रकार जो है एक असम के चाय बागान के मजदूर भागने लगे थे, जिसको प्लांटेशन मूवमेंट के नाम से जाना गया है टॉपिक को। तो उनको पकड़ करके उस दिन स्टीमर और ये पानी वाले जहाज़ हर चीज़ का हड़ताल था, रेलवे का भी। तो पकड़े गए बाद में और उनको जो है मारा पीटा गया, दंडित किया गया। अदर्स डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। बहुत सारे जो दूसरे थे लेबरर्स, इन फ्यूचर वो चेंज हो गए। वो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वो सेल्फ एक्सप्रेशन बनाए, यानी अपना अलग तरीके से अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करना शुरू किए। वहीं पर रह गए, मान लीजिए प्लांटेशन का काम ख़त्म हो गया तो अपना पहचान ही बदल लिए कि हम लेबर है ही नहीं, या भाग के समाज में ही छुप गए तो अपना पहचान बदल लिए। वहीं के कल्चर को और जहाँ से गए थे तहाँ के कल्चर को, दोनों ओल्ड और न्यू कल्चर को मिक्स कर लिया समाज में। आधा वहाँ का सीख गया, आधा यहाँ का, और इस प्रकार से कल्चरल फ्यूजन इसी को बोलते हैं। अब देखिए आगे इसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ। इन त्रिनिदाद एंड द एनुअल मुहर्रम प्रोसीजन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए राइसस कार्निवाल कॉल्ड होसे। देखिए यहाँ पर जैसे मुहर्रम का त्यौहार होता था त्रिनिदाद में, तो इसका जो जुलूस निकलता था अभी ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, जो एक अलग तरीके का त्यौहार बन गया जिसका नाम हो गया राइसस कार्निवाल, या जिसको होजे भी कहते थे, यानी होजे यानी इमाम हुसैन के नाम पर। इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेज एंड रिलीजन्स ज्वाइंड। वास्तव में ये इस्लाम धर्म का यानी मियाँ धर्म का जो मुस्लिम का त्यौहार है, लेकिन अब इसमें क्या होता था, एक तरह से जुलूस टाइप के निकलता था और सभी धर्म के लोग इसमें ज्वाइन करने लगे थे। ये क्या हुआ? कल्चरल फ्यूजन हुआ। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्टा फारियनिज्म मेड फेमस बाय द जमाइकन रेग स्टार बॉब मार्ले। देखिए ये जो है रास्टाफेरियनिज्म, यह एक तरह से प्रोटेस्ट रिलीजन था, विरोध करने वाला यह धर्म था। यह बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया गया जमाइकन बॉब स्टार मार्ले के द्वारा। जमाइका एक देश है। तो इट ऑल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक विथ इंडियन माइग्रेंट्स एंड कैरेबियन। तो यह जो एक नया प्रकार का धर्म बना, एक तरह से ये कहा गया कि ये कल्चरल लिंक है, यानी दोनों देशों का कल्चर यानी जो संस्कृति है मिल गई थी इसमें। भारतीय जो गए थे यहाँ से उनका भी, और जो कैरेबियन आइलैंड के लोग थे उनका कल्चर दोनों मिक्स हो गया। चटनी म्यूजिक देखिए, पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्ररी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस। जिस समय पोस्ट इंडेंचर्ड माने एज था, इंडेंचर्ड लेबर का युग जब समाप्त हो गया, उसके बाद के समय में भी एक नया शब्द जो है प्रचलित हुआ उधर त्रिनिदाद और गुयाना में, जिसका नाम है क्या? चटनी म्यूजिक। चटनी शब्द तो भारतीय है और म्यूजिक तो इंग्लिश शब्द है। और चटनी म्यूजिक वहाँ पर गुयाना और त्रिनिदाद में फेमस हो गया, जो कि भारतीय लोगों का एक तरह से देन था। ये लोग इस प्रकार का कल्चरल मिक्स करके जो है वर्ड बनाए।
इंडेंचर लेबर के बाद के समय में। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड where things from different places get mixed, lose their original characteristic and became something entirely new। यानी अब ये जो कल्चरल फ्यूजन था, यानी दो कल्चर का मिक्स होने वाला ये जो काम होता था, ये पार्ट ऑफ मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड था। यानी कि वैश्विक दुनिया कैसे बनी, चैप्टर का हेडिंग ही यही है कि पूरा दुनिया का कल्चर कैसे मिक्स हो गया। तो उसी का एक उदाहरण है यह, कैसे दुनिया का इधर का बात उधर, उधर का सब प्रचलन इधर फैल गया। तो यहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगहों का कल्चर, जगहों का प्रचलन मिक्स हो गया। और जब मिक्स हुआ दो देश तीन देश का कल्चर, तो वह एक नया रूप धारण कर लिया, जिसमें अब तीनों का फीचर होता था और बिल्कुल यह एक नया बन जाता था कल्चर। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे ऐसे भी उनमें से जो इंडेंचर्ड लेबरर थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट का समय ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वहीं पर रह गए उसी जगह पर, और रिटर्न टू देयर न्यू होम आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। या कुछ लोग जो है अपने नए घर में चले गए, कुछ दिनों के बाद उधर से आए, आने के बाद फिर वहाँ पर चले गए। कुछ लोग आए तो इंडिया में ही रह गए, अब बहुत सारे आए ही नहीं, वहीं पर रह गए। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कंसिक्वेंटली देयर आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट इन दीज कंट्रीज। इन देशों में बहुत ज़्यादा संख्या में यानी भारतीय समुदाय के लोग, यानी भारतीय मूल के लोग वहाँ पर आज भी बसे हुए हैं उन देशों में। हैव यू हियर्ड ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग राइटर। एक देखिए, नोबेल प्राइज विनिंग राइटर है। नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज होता है, राइटर को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक उपन्यास था, लिखा था उन्होंने उसके लिए। तो नोबेल प्राइज विजेता एक लेखक हैं बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल नाम है। देखिए ये नायपाल इंडियन नाम। Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketer शिव नारायण चंद्र पॉल एंड राम नरेश श्रवण। कह रहे कि आप में से कुछ लोगों ने जो एक्सप्लॉइट्स हुआ था, जो उन पर जो ये शोषण हुआ था, क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज़ के, जिनका नाम था शिव नारायण चंद्र पॉल या राम नरेश श्रवण, उनका नाम सुना होगा। देखिए दोनों ही बहुत ही थे। इन लोगों का तो आप लोग जो यंग एज के बच्चे हैं, नहीं आप लोग इनका खेल देखे होंगे या ना सुने होंगे, लेकिन हम लोग जब थे आपके एज में तो सुने हैं इनका नाम, मैंने खेल देखे हैं हम लोग, टीवी में इन लोगों का मैच देखे हैं हम लोग। शिवनारायण चंद्रपोल का तो खेल हम लोगों ने देखा हुआ है, ये लोग खेलते थे। तो ये सारे जो क्रिकेटर्स थे, ये बताइए नाम क्या है, शिवनारायण चंद्रपॉल, राम नरेश श्रवण, ये सीधा इंडियन भाषा का नाम है। और हैं खिलाड़ी कहाँ के, तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो देखिए कि किस प्रकार भारत के नाम वाले जो वहाँ के से क्रिकेटर जो बन गया है, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, यानी भारतीय मूल का है, उसका नाम आज भी जो है भारतीय मूल में है। भले उन देश का मूल निवासी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले उसके पूर्वज जाके बस गए हैं। वो कौन पूर्वज थे, वही इंडेंचर्ड लेबरर ही थे जो इधर से माइग्रेट करके गए थे। इफ़ यू हैव वंडर्ड वाई देयर नेम्स साउंड वैग्यूली इंडियन, यदि आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय जैसा नाम क्यों है, तो इसका आंसर है कि दे आर डिसेंड फ्रॉम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। इसका कारण ये है कि वे लोग जो है भारतीय मूल के लोगों के जो है बाद के पीढ़ी हैं, बाद के जनरेशन हैं, उन भारतीय मूल के लोगों के जनरेशन जो कि इंडेंचर्ड के लेबर के रूप में भारत से गए थे। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम 90s इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स बिगैन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन एज एब्यूसिव एंड क्रूएल। 1900 ये जो ईयर है, उसके बाद के समय से जो भारत के नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे,
यानी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इन लोगों ने इस सिस्टम का अपोज करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया कि भाई ये जो इंडेंचर लेबर सिस्टम है, लेबर को माइग्रेट कराने वाला, ये बहुत ही लेबर का स्थिति खराब करने वाला, उनका बेइज्जती करने वाला और उन पर कठोर दमन करने वाला ये जो है सिस्टम है। इट वाज एबॉलिश्ड इन 1921, 1921 में ये जो सिस्टम है बंधुआ मजदूरी का समाप्त हो गया। येट फॉर ए नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स, हालांकि उसके दशकों बाद डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स ऑफन थॉट ऑफ एज कूलीज रिमेंड एन अनईजी माइनॉरिटी इन कैरेबियन आइलैंड्स। हालांकि उसके दशकों बाद जो कैरेबियन आइलैंड में लोग बस गए थे, भारतीय लोग, इंडेंचर लेबरर्स, उनको कूली समझा जाता था कि ये कूली हैं, सामान वामान ढोने वाले, ये सब, और माइनॉरिटी थे, कम संख्या में थे। तो इस प्रकार बहुत अनपेक्षित होकर के, यानी उपेक्षित कह सकते हैं, यानी इग्नोरेंट लाइफ, ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता था समाज में, और इस प्रकार रहकर कैरेबियन आइलैंड में वो लोग जीते रहे। सम ऑफ नेपाल्स अर्ली नोबेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलाइनेशन। बीएस नेपाल के कुछ प्रारंभिक जो उपन्यास हैं, शुरू वाले, उन उपन्यासों में इन लोगों के जीवन के बारे में लिखे हैं कि किस प्रकार से इन्हें क्या हानियाँ हुई और किस प्रकार समाज में एक अलग थलग होकर के जीते थे। उनके जीवनी के ऊपर प्रकाश डालते हुए कुछ उपन्यास इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर इंडियन इंटरप्रेन्योर्स एब्रोड, ये 2.5 है। इंडियन इंटरप्रेन्योर्स एब्रोड यानी विदेशों में भारतीय इंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति। विदेशों में भारतीय उद्योगपति कैसे गए, कब गए, क्या किए, व्यापार वगैरह। तो भारतीय उद्योगपति विदेश में गए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस टॉपिक को और एक इसके आगे वाले टॉपिक को भी कवर करते हैं। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, जुड़े रहिए और आप कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं। और जो भी रिक्वायर्ड है, यदि मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है कोई अदर चैप्टर का या कोई टॉपिक ही क्यों ना हो, उसको क्लियर करने की आवश्यकता है, एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में लिखिए। हम आपके लिए, एक आदमी यदि कमेंट करेगा तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे हम। एकदम हमारा उद्देश्य है आपका अच्छी तरह से नॉलेज गेन कराना और आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने में आपकी सहायता करना, मदद करना। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में बताइएगा और क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसे हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा। अच्छा, एक बात है, जो भी फ्रेंड्स हैं उनको यदि शेयर करना है, उनको भी आवश्यकता है इस तरह के वीडियो की, चैप्टर समझने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जिस भी आप ये अपने स्टूडेंट के ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी तरह ग्रुप में है तो वहाँ शेयर कीजिए इसको देखने के बाद, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।